विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। दोस्तों, हम पढ़ने वाले थे भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत दिए गए अनुच्छेद 14 के विषय में। आज की क्लास अनुच्छेद 14 के बारे में संपूर्ण जानकारी देगी। तो देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं आर्टिकल 14 कहता क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये आर्टिकल 14 की मूल लाइन है। आर्टिकल 14 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य राज्य जो आर्टिकल 12 के तहत दिया गया है, राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? से वंचित नहीं करेगा। अब ये तो हो गई हमारी एक सिंपल सी आर्टिकल 14 की लाइन। इसमें से क्या चीज है जो हमारे काम की है, हमको क्या क्या निकालना है और यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, अब चर्चा करते हैं इस पर। सबसे पहली बात, यहां पर हमने देखा राज्य, तो राज्य की परिभाषा आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 12 के तहत। दूसरा शब्द आता है व्यक्ति। अब यहां पर कहा गया है व्यक्ति, और व्यक्ति का तात्पर्य ये अनुच्छेद थोड़ा सा विस्तृत कर देता है। यहां पर व्यक्ति से तात्पर्य हम क्या क्या लगा सकते हैं? तो व्यक्ति का एक अर्थ होता है नागरिक, व्यक्ति का एक अर्थ हो सकता है अनागरिक, और व्यक्ति का एक अर्थ यह भी होता है कि विधिक व्यक्ति। जब हम नागरिकों की बात करें तो जो भारत के नागरिक हैं वे व्यक्ति जो है व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएंगे आर्टिकल 14 के तहत, और उनको विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, ये दोनों अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से अनागरिक या गैर नागरिक व्यक्ति को भी ये अधिकार प्राप्त है, और विधिक व्यक्ति भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब विधिक व्यक्ति किसको कहेंगे? तो विधिक व्यक्ति के अंतर्गत या तो कोई कंपनी हो सकती है, विधिक व्यक्ति में कोई निगम हो सकता है, या विधिक व्यक्ति व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। तो ये साधारण सी बात है, ये आपको पता है। नॉर्मल सी अगर बात करें कि विधि के समक्ष समता, ये जो लाइन है, पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, इन दोनों लाइनों के बारे में एग्जाम में प्रश्न आता है। प्रश्न ये आता है कि विधि के समक्ष समता किस देश से ली गई है और विधियों का समान संरक्षण किस देश से लिया गया है। तो जो पहली बार इस लाइन को पढ़ रहे हैं उनको याद करने का आसान तरीका मैं बताता हूं कि अगर हम इतिहास में जाके देखें तो दुनिया पहले ब्रिटेन की गुलाम थी, ब्रिटेन का पूरी दुनिया में राज था। और अब आधुनिक तरीके से अगर जाके देखें तो अब हम किसके गुलाम हो गए हैं, या आर्थिक रूप से किसके ऊपर निर्भरता ज्यादा हो गई है? तो यूएसए के ऊपर ज्यादा हो गई है। तो पहले हम ब्रिटेन के गुलाम थे, और अब जो आर्थिक रूप से किसके हो गए निर्भरता? यूएसए की। तो पहली लाइन जो है वो ब्रिटेन से ली गई है, और दूसरी लाइन जो ली गई है वो यूएसए से ली गई है। यहां तक इसको याद करने का एक आसान तरीका है। अब बात करते हैं कि विधि के समक्ष समता, आपको पता चल गया है कि ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। समता, ठीक है, विधि के समक्ष समता। इस विधि के समक्ष समता को प्रोफेसर डाइसी कहते हैं रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ ही विधि के समक्ष समता को स्पष्ट करता है। सिंपल सा मतलब यह है, विधि के सामने सभी लोग बराबर होंगे। अगर वो राजा है तो भी वो सेम वे में ट्रीट होगा, और अगर वो सबसे गरीब व्यक्ति है देश का तो वो भी सेम रूप से ट्रीट होगा। ऐसा नहीं है कि राजा के लिए अलग विधि है या विधि से ऊपर है वो, और जो गरीब व्यक्ति हो विधि के नीचे अधीन आएगा। यहां पर विधि के सामने सब बराबर है, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो। तो प्रोफेसर डाइसी की अवधारणा कहती है कि कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। क्या नहीं है? विधि के ऊपर नहीं है। तो प्रोफेसर डाइसी ने विधि के जो समक्ष समता है, समता के वर्ड को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। अब बात करते हैं विधियों के समान संरक्षण की। वर्ड आता है संरक्षण। आपको पता है संरक्षण को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्शन कौन करेगा? विधि करेगी। किसकी करेगी? व्यक्तियों की करेगी। अब कोई भी विधि जब व्यक्तियों की प्रोटेक्शन करती है तो राज्य किसी को भी वंचित नहीं कर सकता उस प्रोटेक्शन का लाभ लेने के लिए। जैसे गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति ने कहा कि सर मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, मेरे घर में से कोई सामान चोरी कर गया है, तो उसको भी समान अधिकार है। वहीं अगर कोई धनाढ्य व्यक्ति है, वो गया है, उसने कहा है कि मेरी कार चोरी हो गई है, तो दोनों को विधि का समान संरक्षण प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि जो धनाढ्य व्यक्ति है उसकी कार ढूंढने के लिए तो कानूनी व्यवस्था, कानूनी तंत्र, विधि उसको मदद कर रही है, और वही गरीब व्यक्ति है तो उसको मदद नहीं की जा रही है। यही चीज हमारे देश में न हो, इसीलिए हमने विधि का समान संरक्षण वर्ड भी इसमें रखा है। अब ये दोनों लगते तो अलग अलग हैं, विधि के समान समता और संरक्षण, जबकि ये हैं दोनों आपस में कोरिलेट। जब आप विधि के समक्ष समता करते हैं
तो आप उसी वक्त संरक्षण भी प्रदान कर देते हैं। और जब आप विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करते हैं, तो जब सभी व्यक्ति संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो सभी लोग विधि के सामने समान भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण ये एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। अब आगे बात करते हैं कि विधि के समक्ष संरक्षण जो है ये वर्ड ये कहां से आया है, ये यूएसए से आया है। और यूएसए में जो विधि के समान संरक्षण है यूएसए में हुआ था 14वां संविधान संशोधन, उसके तहत यूएसए के संविधान में यह व्यवस्था की गई थी। सेम एज इट इज हमारे संविधान में भी यह व्यवस्था आ गई। इसके अतिरिक्त जो हमारे पास विधि के समक्ष समता वाली जो बात है ये एक प्रकार की नेगेटिव अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? नकारात्मक अवधारणा है। ये राज्य को मनाही करती है कि आप विधि के समक्ष समता से किसी को वंचित नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से कुछ साधारण से प्रश्न है जो इस टॉपिक से पूछ ली जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ केसेस की जिसमें विधि के समक्ष समता के ऊपर न्यायमूर्तियों के क्या विचार थे। तो न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने विधियों के समान संरक्षण को विधि के समक्ष समता का ही एक उप सिद्धांत कहा है। और इसके अतिरिक्त श्री शास्त्री के अनुसार उस स्थिति की कल्पना करना कठिन है जब विधियों के समान संरक्षण का उल्लंघन होने पर विधि के समक्ष समता का उल्लंघन न हो। वास्तव में दोनों का एक ही उद्देश्य है। और दोनों का एक उद्देश्य क्या है? इन दोनों का एक उद्देश्य है, या अन्य भाषा में कहें तो समान न्याय। समता वाली बात से समान आ जाएगा, संरक्षण वाली बात से संरक्षण आ जाएगा। तो इस पर न्याय संरक्षण कह सकते हैं, समान न्याय कह सकते हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य है एक समान न्याय उपलब्ध कराना। आपके भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 14 है इसके अंतर्गत एक सिद्धांत जिसको हम कहते हैं नैसर्गिक न्याय। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो है आपके आर्टिकल 14 में अंतर्निहित है। और इसको मिनर्वा मिल के वाद में बेसिक स्ट्रक्चर भी घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से मिनर्वा मिल के केस में आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत भी ये आता है। इसके अलावा एक केस आता है ईपी रोपैया बनाम तमिलनाडु राज्य। इसमें न्यायालय ने कहा कि समता और स्वेच्छाचारिता ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे से बिल्कुल हटकर है। जहां पर समता होगी वहां पर सभी लोग बराबर होंगे और जहां स्वेच्छाचारिता होगी वहां पर बिल्कुल समता की बात नहीं की जाएगी। तो यहीं से एक बात निकल के आती है कि आर्टिकल 14 जो है वो वर्गीकरण के तो पक्ष में है पर वर्ग विभेद के पक्ष में नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि हमने किसी को लाभ पहुंचाने के लिए एक ऐसी विधि बनाई जिसने अलग अलग वर्गों में समाज को बांट दिया। जैसे हमारी आरक्षण की विधि कहती है गैर आरक्षित, फिर एक आरक्षित वर्ग आता है। आरक्षित वर्ग में हमने उसे ओबीसी में बांटा, एससी में बांटा और एसटी में बांटा, और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में बांटा, अल्पसंख्यक में बांटा। इस प्रकार से हमने वर्गीकरण कर दिया। परंतु ये वर्गीकरण की जो विधि है या वर्गीकरण का जो कानून है ये आर्टिकल 14 के तहत वैलिड है। क्यों? क्योंकि हमारा आर्टिकल 14 कहता है कि आप वर्गीकरण कर सकते हैं पर वर्ग विभेद नहीं कर सकते। जिस प्रकार से हमने एक सामान्य का वर्ग बनाया है तो सामान्य के वर्ग में जितने भी उम्मीदवार हैं उन सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। अगर उसके अंतर्गत भी किसी प्रकार का वर्गीकरण कर दिया गया तो ये प्रकार की विधि या जो विभेद कर दिया गया तो ये विधि अमान्य हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर कोई एससी के अंतर्गत है तो जो प्रत्येक बंदा एससी का है उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ओबीसी के साथ। तो इस प्रकार से हम वर्गीकरण कर सकते हैं पर वर्ग विभेद नहीं कर सकते। अब आपके प्रश्न में उठ रहा होगा कि वर्गीकरण तो करना ठीक है, आपने जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि वर्गीकरण करता है हमारा आर्टिकल 14 और वर्ग विभेद को मना करता है। तो वो कौन से आधार हैं जिस पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं? अब आगे हम बात करते हैं वर्गीकरण के वे आधार कौन से हैं। आर्टिकल 14 में कुछ आधार दिए गए हैं। हम उन आधारों के बारे में चर्चा करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि क्या वर्ग विभेद जो हमारा न्यायपालिका ने कहा है कि वर्ग विभेद तो हमारा नहीं हो पाएगा और वर्गीकरण की अनुमति हम देते हैं। तो वर्गीकरण की अनुमति जो है वो किन किन आधारों पर दी जा सकती है और किन आधारों पर नहीं दी जा सकती। तो न्यायपालिका ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि वर्गीकरण की अनुमति हम 3 आधारों पर नहीं दे सकते। अगर वर्गीकरण मनमाना है, अगर प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी भी प्रकार का कानून बनाते वक्त मनमाने आधारों पर वर्गीकरण किया है तो वर्गीकरण नहीं कर सकते आप। अगर आपने अयुक्ति युक्त वर्गीकरण किया है तो वो भी अमान्य होगा। इसके अलावा अगर आपने स्वेच्छाचारिता का उपयोग करते हुए वर्गीकरण किया है तो वो भी वैलिड नहीं होगा। अब अगर सोचे
कि वो कौन से आधार है जिसके ऊपर आप वर्गीकरण कर सकते हैं। तो युक्ति युक्त वर्गीकरण के दो आधार हैं। पहला है बोधगम्य अंतरक के आधार पर। बोधगम्य अंतरक का अर्थ ये होता है कि आप जब वर्गीकरण करें तो आप उसको इजी वे में डिफाइन कर सकें, आप इंटेलिजेंट तरीके से उसके डिफरेंशिएट के आधार रख सकें। अगर आप इंटेलिजेंट तरीके से उसके डिफरेंशिएट के आधार प्रस्तुत कर सकते हैं तो वो वैलिड हो जाएगा। दूसरा इसमें कहा गया है कि जो आपने अंतर का आधार इंटेलिजेंट के आधार पर बताया है, इंटेलिजेंसी के आधार पर, बोधगम्यता के आधार पर आपने अंतरक बताया है, ठीक है, डिफरेंशिएट किस आधार पे क्या ये बताया है, तो आपका जो अधिनियम है वो आपने बना लिया। अब आपने जो अंतर का आधार बताया था और अधिनियम जो बनाया है, अगर उन दोनों में युक्ति युक्त संबंध नहीं है, अगर उन दोनों के उद्देश्य एक समान नहीं है, तो तार्किक संबंध अगर आप स्थापित नहीं कर पा रहे हैं तो इस प्रकार का जो वर्गीकरण है वो भी डिसमिस हो जाएगा। तो यहां तक तो ये हुआ कि वर्गीकरण किन आधार पर किया जा सकता है, वर्गीकरण युक्ति युक्त कब होगा और अयुक्ति युक्त कब माना जाएगा। अब वर्गीकरण के कुछ आधार हैं। तो वर्गीकरण के प्रमुख आधारों को अगर हम देखें तो पहला आधार निकल के आता है भौगोलिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। जैसे मान लेते हैं कि हमें पहाड़ी इलाकों में या बीहड़ के इलाकों में पुलिस या जवानों की भर्ती करनी है, तो हम भौगोलिकरण के आधार पर जिस भौगोलिक क्षेत्र में भर्ती करना चाहते हैं उस भौगोलिक क्षेत्र के मूल निवासियों को, भौगोलिक क्षेत्र के नागरिकों को हम प्रथम प्राथमिकता दे सकते हैं या केवल उनके लिए ही उस भर्ती को हम कंडक्ट करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति हमेशा वहां के मूल निवासियों के पक्ष में होगी, तो हमारी ऐसी भर्ती की प्रक्रिया जो है इंटेलिजेंट के आधार पर सही हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं कि राज्य के पक्ष में अगर हम भर्ती करते हैं और भर्ती करते वक्त हमें पता है कि राज्य का हित सबसे ज्यादा किसमें है और हम ऐसी विधि बनाते हैं जिसमें हम वर्गीकरण करते हैं और वर्गीकरण का आधार रखते हैं राज्य का हित, तो ऐसी विधि भी क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। तीसरी बात हम करें कि कराधान की विधियों के संबंध में अगर हम किसी प्रकार का वर्गीकरण करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, मान लेते हैं कि इनकम टैक्स के स्लैब 5 लाख, 10 लाख, 30 लाख इस प्रकार के स्लैब बना दिए कि जो 5 लाख से कम कमाते हैं उनको टैक्स नहीं देना है, जो 5 लाख से ज्यादा कमाते हैं उनको इतने प्रतिशत टैक्स देना है, 10 लाख से इतने कमाते हैं उनको इतना, और अगर 30 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो उनका परसेंटेज ये रहेगा। तो हमने वर्गीकरण कर दिया कराधान के आधार पर, तो ये वैलिड है। देन इसके बाद करते हैं विशेष न्यायालय और प्रक्रिया के संबंध में अगर कोई विधि बनती है तो हम क्या कर सकते हैं, वर्ग विभेद कर सकते हैं। विशेष न्यायालय, जैसे आपने एक लाइन सुनी होगी कि समान परिस्थितियों वालों के लिए समान दंड और असमान परिस्थितियों वालों के अपराध के लिए असमान दंड। तो ये जो है विशेष न्यायालय और विशेष प्रक्रिया के संबंध में विधियां बनी हुई है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारियों की विवेकीय शक्ति के संबंध में भी हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ऐतिहासिक आधार पर, छठा बिंदु है ऐतिहासिक आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। 7 पॉइंट के आधार पर शिक्षा के आधार पर वर्गीकरण। शिक्षा के आधार पर वर्गीकरण का मतलब यह है कि अगर हम कोई वैकेंसी निकालें और हमने ये कह दिया कि हमको ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, तो हमने एक वर्ग बना दिया जिसमें हमने पढ़े लिखे लोग, साक्षर लोगों में से केवल ग्रेजुएट लोगों को चुना, तो ये हो गया किसके आधार पर, शिक्षा के आधार पर। देन फिर व्यक्ति की प्रकृति के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड निकल के आता है व्यक्ति। क्या व्यक्ति सिंगल व्यक्ति की प्रकृति के आधार पर या सभी व्यक्तियों की प्रकृति के आधार पर? क्या व्यक्ति जो है वो एक वर्ग मान सकते हैं क्या, सिंगल एक व्यक्ति को? तो हाँ, यहाँ पर कहा गया है चिरंजन लाल बनाम भारत संघ के मामले में कि एक व्यक्ति एक वर्ग हो सकता है या एक व्यक्ति एक वर्ग होता है। तो इस आधार पर आर्टिकल 14 को हमने समझा। अब एक प्रश्न निकल के आता है, क्या हमारा आर्टिकल 14 अत्यांतिक है, एब्सोल्यूट है, परफेक्ट है? तो इसका एक आंसर है कि हमारा आर्टिकल 14 अत्यांतिक है क्या? तो हमारा आर्टिकल 14 अत्यांतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3), 15(4) और 16(4) ये महिलाओं बच्चों के संबंध में, महिलाओं के संबंध में, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संबंध में आरक्षण की बात करता है।
इसीलिए विधि के अंतर्गत यहां पर आर्टिकल 15(3), 15(4) और 16(4) में एक प्रकार से क्या हो गया है, विभेद हो गया है। तो विभेद होने के कारण हमारा आर्टिकल 14 जो है अत्यांतिक नहीं हो जाता। दैट्स इट। और आर्टिकल 14 की प्रकृति कैसी है, नकारात्मक, जबकि आर्टिकल 15(3), 15(4), 15(5) ये सब पॉजिटिव वेज के आर्टिकल है। ठीक है, क्लियर। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे इन्हीं बिंदुओं पे कि आर्टिकल 15(3), 15(4) आखिर है क्या, आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है और राज्य ने उनको क्यों प्रोवाइड किया है। आर्टिकल 15 में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।